नमस्ते बच्चों। एमसीक्यू की जो सेमेस्टर 1 की जो परीक्षा है आपकी, उसी में हमारा जो अगला प्रयास है, मेरी ओर से जो अगला योगदान है वो है महायज्ञ का पुरस्कार की तैयारी। पहला प्रश्न है, इसमें समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, धनी सेठ कहाँ गया था? पहले एक बार हम देख लेते हैं। इसमें दो सेठ की चर्चा है। एक है धनी सेठ और दूसरा है धन्ना सेठ। धन्ना सेठ, धनी सेठ बहुत धनी थे, पहले बहुत धनी थे, पर सब दिन होत न एक समान। सपोज अगर रेफरेंस से पूछा जाता है सब दिन होत न एक समान, ये किसके बारे में कहा गया? और आपके सामने जो विकल्प है वो है धन्ना सेठ के बारे में कहा गया है, धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में कहा गया, धनी सेठ के बारे में कहा गया। तो ये रेफरेंस है धनी सेठ के बारे में, धनी सेठ और उनके परिवार के बारे में कि सब दिन होत न एक समान, यानी हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है। तो वैसे ही कभी गरीबी होती है जीवन में और कभी अमीरी होती है। तो ये धनी सेठ के बारे में। तो धनी सेठ के बारे में यह बात कही गई है। धनी सेठ कैसे थे? धनी सेठ बहुत ही विनम्र थे, दयालु थे, धर्मनिष्ठ थे, कर्तव्यनिष्ठ थे। उनके द्वार पर जो भी आता था वह पाता था, कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो बहुत ही दयालु थे और दूसरों पर दया करते थे, दूसरों की मदद किया करते थे। तो ऐसे थे धनी सेठ। लेकिन इन पर एक बार यह विपद आ गई। विपद क्या होता है? विपदा को कहा गया है यहाँ पर विपद, विपदग्रस्त सेठ। प्रश्न पूछा जाएगा अगर कि विपदग्रस्त सेठ, सपोज क्वेश्चन पूछा गया विपदग्रस्त सेठ किसे कहा गया है, तो विपदग्रस्त सेठ धनी सेठ को कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक हम आगे। तो धनी सेठ जब विपदग्रस्त थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी? उनकी पत्नी ने उन्हें एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। धनी सेठ ने उन्हें एक यज्ञ बेचने की एक यज्ञ धनी सेठ ने उन्हें एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। कहाँ गए यज्ञ बेचने के लिए? कुंदनपुर गए। लेकिन यज्ञ बेचने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उन दिनों ऐसी मान्यता थी, उन दिनों की ऐसी प्रथा थी कि यज्ञों के जो फल होते हैं उसका क्रय और विक्रय किया जा सकता है, यानी लोग खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इसीलिए वे कुंदनपुर गए। कितनी कोस की दूरी पर थे? कितने कोस की दूरी पर था कुंदनपुर नगर? तो जो टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है आप उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कितने कोस की दूरी पर था? 10 से 12, 10 से 11, 10 से 13, 10 से 14 कोस की दूरी। तो अगर यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया गया है, इस चैप्टर में जो दिया गया है आप उसी को फॉलो करेंगे। क्या लिखा गया है वहां पर कि वह यहाँ से 10 से 12 कोस की दूरी पर था। अब सपोज 10 से 12 कोस की जगह लिखा है 10 से 12 कोस, 10 से 12 मीटर, 10 से 12 किलोमीटर। तो इस तरह से दिया है तो भी आपको देखना है कि वो कोस ही हो। यह ऑप्शन आपका, आप इसको ही ऑप्ट करें, इसी ऑप्शन को आप देखें। तो ये बात कर रहे हैं हम धनी सेठ के बारे में। तो धनी सेठ गए कुंदनपुर। कुंदनपुर कितनी दूर पर था ये हमने ये भी देख लिया। अब हमें देखना है कि कुंदनपुर जब जा रहे थे धनी सेठ, तब उनकी पत्नी ने उन्हें क्या दिया? उनकी पत्नी ने उनके लिए बनाई थी 4 रोटियां। 4 रोटियां कहाँ से लाई थी आटा? तो पड़ोसी से मांग कर वे आटा लाई थी। क्यों बता रही हूँ मैं? पड़ोसी अ, मामा के घर से लाई थी, चाचा के घर से लाई थी, पड़ोसी के घर से लाई थी, किराएदार से लाई थी, मकान मालिक से मांग कर लाई थी। आपका सही उत्तर होगा पड़ोसी। आप इसी को चुनिए। पड़ोसी से आटा मांग कर लाई थी और उन्होंने 4 रोटियां बना करके रास्ते के लिए उन्हें दे दी। और तड़के से जो सेठ थे वे तड़के ही उठे। क्या होता है तड़के उठना? तड़के उठना मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्योदय तो हो चुका है लेकिन सूर्य की किरणों ने अभी तक धरती को स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं है, या हल्की हल्की लालिमा छाई है, तो उसे हम कहते हैं तड़के, अर्ली इन द मॉर्निंग। और कहाँ चल दिए? कुंदनपुर की ओर चल दिए। उसके बाद उन्हें चलने में कष्ट होने लगा। क्यों चलने में कष्ट? प्रश्न पूछा जाए धूप मतलब सेठ को चलने में कष्ट क्यों होने लगा? तो आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई थी, धूप में इतनी तेजी आ गई थी। कहाँ दिया गया है ये? पेज नंबर 14, एकदम लास्ट अंतिम वाक्य में देखिए। धूप में इतनी तेजी आ गई थी कि उन्हें चलने में
कष्ट होने लगा और उनकी सारी देह, प्रश्न फिर से कि सेठ का जो पूरी देह है, सेठ का पूरा बदन लथपथ हो गया था, किस चीज से? मिट्टी से, खून से, पसीने से, पानी से। तो उत्तर है पसीने से। उनकी जो पूरी देह है वह पसीने से लथपथ हो गई थी। और उसके बाद जब वे वहां पर एक वृक्षों के कुंज में, और वहां पर एक कुआं भी था, वहां पर जब वे पहुंचे तो उन्हें एक अच्छी जगह मिली आराम करने के लिए, जहाँ छाया थी, ठंडी हवा थोड़ी थी। और वहां पर उन्होंने विचार किया कि थोड़ी देर रुक जाऊंगा, विश्राम करूंगा और भोजन कर लूंगा। और जैसे ही वे उन्होंने एक लोटा पानी भरा और वहां पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठे, तो उन्हें दिखा, तो ये पहली रोटी का वृत्तांत है कि पहली रोटी के समय सेठ ने क्या दृश्य देखा। तो जब सेठ पहली रोटी खाने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ता था वहां पर, और वो मतलब कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया, यही उसकी स्थिति नजर आ रही थी। और दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी, गर्दन उठाता था वो, पर उसकी गर्दन गिर जाती थी। तो क्या क्या वृत्तांत दिया है? उस कुत्ते की गर्दन गिर जाती थी, उसकी जो उसका जो पेट है, उसका जो पेट है वह कमर से लग गया था, मतलब एकदम एकदम चिपक गया था, सट गया था मानो। फिर वो सेठ को बार बार प्रश्न पूछा जाए कि वो कुत्ता बार बार गर्दन क्यों उठा रहा था, तो सेठ को बार बार रोटी खोलता देख करके वह गर्दन उठाता था। अच्छा, कुत्ता कितने दूर पर बैठा था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो कुत्ता जो था, वो जहां सेठ बैठे थे उनसे कोई हाथ भर की दूरी पर वह बैठा था। हाथ भर की दूरी। आप देखते हैं ना, हैंड स्पैन होता है, फिर आप एक बित्ता मापते हैं, एक हाथ मापते हैं, एक कदम मापते हैं, आप तो ऐसे ही यहाँ पर है, हाथ भर की दूरी पर वह कुत्ता बैठा था। उसके बाद ये पहली रोटी का वृत्तांत हो गया। तो उसके बाद जब दूसरी उस एक मतलब एक रोटी खाने के बाद कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी, और वह मुंह उठाकर अब फिर से देखने लगा। और उसकी आंखों में, प्रश्न पूछा जाएगा, कुत्ते की आंखों में कौन सी भावना थी? तो कुत्ते की आंखों में, जैसे हम धन्यवाद देते हैं किसी को, उसे हम कहते हैं कृतज्ञता। टेक्सचुअल लैंग्वेज क्या है? कृतज्ञता। प्रश्न में होगा कृतज्ञता, कृतज्ञता, अवमानना, अवहेलना, चार शब्द अगर हो तो उसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है कृतज्ञता। तो कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता की भावना थी। तो दूसरी रोटी भी सेठ ने यहाँ पर उस कुत्ते को खिला दी, क्योंकि अब वह गर्दन उठा करके फिर से सेठ की ओर कृतज्ञता की भाव से, कृतज्ञता की जो भावना थी उसमें, वह देखने लगा था। तो सेठ ने क्या किया? सेठ ने फिर से दूसरी रोटी टुकड़े 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 करके उसे खिला दी। अब दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई, और अब वह थोड़ा क्रॉलिंग करने लगा, खिसकने लगा, और सेठ के समीप आ गया। तो सेठ ने अब तीसरी रोटी की चर्चा होती है यहाँ पर कि तीसरी रोटी कैसे खिलाई सेठ ने। वह खिसकता खिसकता सेठ के पास आ गया। सेठ ने सोचा कि एक रोटी और दे दूंगा तो यह कुत्ता अच्छी तरह से चल फिर पाएगा। मेरा क्या है, जैसे अगर दो की जगह मैंने एक खाई तो भी मेरा काम चल जाएगा, दो खाई या एक खाई, मतलब जैसे दो खाई वैसे एक खाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से संतुष्ट भाव से उस धनी सेठ ने उस कुत्ते को मतलब तीसरी रोटी भी उसने खिला दी। अब जब एक ही रोटी बची थी और उसे खाने जा रहे थे, अब हम चर्चा कर रहे हैं चौथी रोटी के बारे में। तो उन्होंने देखा कि चौथी रोटी के समय भी वो जो कुत्ता था, बस अपना सिर उठा करके, उसकी जो आंखें पलके भी नहीं झपक रही थी, उसकी जो आंखें थी वो जमी थी। किसकी ओर जमी थी? सेठ की ओर जमी थी। क्यों जमी थी? चौथी रोटी की के लिए जमी थी। अगर कोई और होता तो वो उस कुत्ते को धुतकार देता, कहता चल क्या सब रोटियां तुझे खिला दूं, मैं क्या खाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उनके मुंह से क्या निकला, सेठ के मुंह से, ओह ओह बेचारा, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा काम तो आज पानी पीकर भी चल सकता है। अगर इस बेबस जीव को अगर इस बेबस जीव को एक और रोटी खिला दूंगा तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा। और इस तरह से उन्होंने अपनी चारों रोटियां खिला दी। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रोटी, पहली रोटी में क्या हुआ, खिसकता खिसकता कब पहुंचा, कृतज्ञता के भाव कब थे, सेठ ने कब यह सोचा कि हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। तो ये चारों क्रमों को आप ध्यान में रखिए कि चारों क्रम में कैसे, पहली रोटी के समय, दूसरी, तीसरी, चौथी के समय क्या बातें, उसको ध्यान में रखिए। ठीक है। अब जो ये कार्य किया सेठ ने, यह एक
उसके अनुसार मानवीय कार्य था। मानवीय कार्य क्या होता है? ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए कार्य हो, किसी की मदद करना, किसी पर दया करना, किसी भूखे को खाना खिला देना। लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में जो एक अफवाह थी कि वे तीनों लोकों में जो भी कार्य हो रहा था, तो वो उन बातों को वो समझ सकती थी, जान सकती थी, देख सकती थी। ऐसी एक दैवीय शक्ति उनमें थी। ये मैंने पहले की वीडियो में भी इस बात की चर्चा की, आप उसे भी जरूर देखिए। और एक और आग्रह है, आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और क्योंकि सेमेस्टर 2 के समय भी आपको ऐसे काफी जानकारियां मिलेंगी, बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगी जो आपको काम में आएंगे, ये वीडियोस काम में आएंगे। तो इस तरह से चारों का क्रम याद रखिए। और यही कार्य धन्ना सेठ की पत्नी ने, उन्होंने अपने मतलब दैवीय शक्ति से उन्होंने समझ गई वे कि आज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक महायज्ञ किया है। और इसी कार्य को इन्होंने, धन्ना सेठ की पत्नी ने, महायज्ञ का नाम दिया। और वे इसी महायज्ञ को खरीदने की बात कर रही थी। तो जब इन्होंने इस महायज्ञ को खरीदने की बात की, जब धनी सेठ वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ यज्ञ बेचने आया हूँ, तो धन्ना सेठ की पत्नी ने सीधे सीधे कहा, हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन वो यज्ञ खरीदेंगे जो आपने आज किया है। तो धनी सेठ को लगा कि अरे ये क्या कोई मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मेरा मजाक बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे मेरी स्थिति बहुत पुअर है, बहुत खराब है, आप आज की बात कर रही हैं, मैं तो सालों से यज्ञ नहीं किया। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आज आपने एक भारी यज्ञ किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि आज आपने एक भारी यज्ञ किया है और खरीदेंगे तो हम यही खरीदेंगे। तो धनी सेठ को उसके बाद उन्होंने जब समझाया, तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा, भूखे कुत्ते को जो उन्होंने चारों रोटियां खिला दी ये उसी की बात कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे वो तो मेरा मानवीय कर्तव्य था और मैं अपने मानवीय कर्तव्य की कोई कीमत नहीं ले सकता। और उन्होंने अपने मानवीय कर्तव्य को सेल नहीं किया, उन्होंने उसे बेचा नहीं, उसका क्रय उन्होंने नहीं किया, ठीक, उसका विक्रय उन्होंने नहीं किया। और इस प्रकार इस प्रकार वे वापस अपने घर की ओर चल पड़े। रात लेकिन शाम हो गई थी, जाना खतरे से खाली था, मतलब नहीं था। इसीलिए कुंदनपुर में ही एक धर्मशाला के बाहर एक चबूतरे पर, चबूतरा क्या होता है प्रश्न पूछा है, कहाँ रुके थे वे, रात कहाँ बिताई? तो धर्मशाला के बाहर एक चबूतरे पर उन्होंने, एक बेंच पर उन्होंने रात बिताई। और जब सुबह अपने घर पर गए तो उनकी पत्नी उन्हें देख कर पहले तो उनके बहुत घबरा गई, अरे क्या हो गया, उनके हाथ पांव फूल गए कि अकेले, मतलब इनके हाथ खाली है, इनकी अवस्था अच्छी नहीं दिख रही है। तो जब सब कुछ सुना तो अपने पति के बारे में उन्हें, अपने पति के विषय में सोचकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। उनके चरणों की धूल उन्होंने अपने मस्तक पर लगाई। और जब दालान में शाम होते होते जब दिया जलाने के लिए आई, तो दालान में उनका पांव किसी चीज से टकराया। तो क्या थी वो चीज? वह एक कड़ी थी, एक कुंदा था, एक कड़ी थी। और जब उस कड़ी को पकड़ करके उन्होंने उठाया, तो क्या देखती हैं कि वहां से नीचे उतरने के लिए, इस तरह से एक बेसमेंट में जाने के लिए, तहखाने में जाने के लिए एक सीढ़ियां निकल आई हैं। और जब वे वहां पर गई, तब वहां पर उन्हें ईश्वर ने, जो आज उन्होंने महायज्ञ किया था, उसका ढेर सारा पुरस्कार दिया है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है महायज्ञ का पुरस्कार। मैं आशा करती हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे। और अब जो प्रश्न आगे आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप समझेंगे और उत्तर भी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही, मैं इसका उत्तर ही सिर्फ आपके साथ यहाँ पर चर्चा करूंगी। धनी सेठ कहाँ गए थे? उत्तर है कुंदनपुर। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह फैली थी? तो वे तीनों लोकों की बातें, उनमें दैवीय शक्ति प्राप्त थी। कैसी शक्ति प्राप्त थी? दैवीय शक्ति। बहुत क्लियर लिखा है कि धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में एक दैवीय शक्ति, मतलब उन्हें प्राप्त थी कि वे तीनों लोकों की बातों को वे समझ सकती है, जान सकती है, एक ही जगह पर बैठे बैठे वे देख सकती है वे, ठीक है। तो उसके बाद मतलब वो तीनों लोगों की बातों को भी जान सकती थी। धन्ना सेठ कहाँ रहते थे? धन्ना सेठ, जैसे धन्ने सेठ कहाँ गए थे? वे धन्ना सेठ के पास गए थे। तो कहाँ रहते थे? तो कुंदनपुर में रहते थे। धन्ना सेठ कुंदनपुर में रहते थे। धनी सेठ को रास्ते में कौन मिला था? तो धनी सेठ को रास्ते में एक कुत्ता मिला था। कुत्ते के बारे में अगर कोई विशेषण दिया गया है, सपोज कैसा कुत्ता मिला, सपोज दिया गया स्वस्थ कुत्ता, मरणासन्न कुत्ता, और भी कुछ ऑप्शन हो,
तो आप मरणासन्न कुत्ता, कैसा कुत्ता था वो? एकदम ऐसे मरने की स्थिति उसकी थी, एकदम छटपटा रहा था, दुर्बल कुत्ता। सपोज दुर्बल कुत्ता दिया है, दुर्बल कुत्ता, स्वस्थ कुत्ता, चालाक कुत्ता, तेज कुत्ता, तो आपके लिए उत्तर जो होगा वो होगा दुर्बल कुत्ता। ठीक है। पांचवा है, धनी सेठ की पत्नी ने उन्हें रास्ते के लिए क्या दिया था? तो 4 मोटी रोटियां दी थी उनको। 4 रोटियां दी थी उनको। धनी सेठ किसकी कौन सी बात सुनकर, धनी सेठ किसकी और कौन सी बात सुनकर दुखी हो गए थे? तो धनी सेठ ने बहुत सारे यज्ञ किए थे। यज्ञ क्यों किए थे? क्योंकि ईश्वर में उनकी आस्था थी, ईश्वर में उनका विश्वास था, इसीलिए वो यज्ञ किया करते थे। ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो एक यज्ञ बेच दूंगा, ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऐसा सोचा कि यज्ञ नहीं किया था उन्होंने। तो इसीलिए उनकी पत्नी ने जब अपने जब उन भुखमरी की स्थिति आ गई उनकी और यज्ञ बेचने की बात की, तब इस बात को सुनकर, यानी पत्नी की यज्ञ बेचने की बात को सुनकर, इस प्रश्न के उत्तर पे आते हैं कि पत्नी की यज्ञ बेचने की बात सुनकर, यज्ञ बेचने की बात सुनकर धनी सेठ दुखी हो गए थे। धनी सेठ दुखी हो गए थे। प्रस्तुत पाठ में विपदग्रस्त किसे कहा गया? विपदग्रस्त मैंने आपको पहले ही बताया, विपदग्रस्त मतलब विपदा से ग्रस्त, तो धनी सेठ को विपदग्रस्त कहा गया है। धनी सेठ की पत्नी ने पड़ोसी से कैसी मदद ली? तो उन्होंने उससे आटा मांगा। आटा, ऐसी भुखमरी की स्थिति थी कि घर में आटा भी नहीं था जिससे कि वे रोटियां बना सके, तो उन्होंने उनसे आटा मांगा और रोटियां बनाई। वृक्षों का कुंज देखकर धनी सेठ ने क्या विचार किया? तो धनी सेठ ने वहां पर आराम करने का, उन्होंने वहां पर क्या क्या विचार किया कि वे, उन्होंने सोचा कि वे आराम कर लेंगे और थोड़ी देर रुक करके भोजन कर लेंगे। तो वहां पर दो ही शब्द हैं, जो टेक्सचुअल लैंग्वेज के अनुसार जो दो शब्द हैं वो है, आप पेज नंबर 15 में सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन देखिए, भोजन और विश्राम। इसी क्रम में उत्तर है, भोजन और विश्राम। धनी सेठ के द्वारा दी गई रोटियां खाकर कुत्ते की आंखों में कौन सी भावना थी? ये प्रश्न मैंने आपको, जब इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब भी था, उसमें कृतज्ञता की भावना थी, उसमें कृतज्ञता की भावना थी। आगे बढ़ते हैं। संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता का नाम लिखिए। तो वक्ता है धनी सेठ और श्रोता, क्योंकि वे दो लोगों से वहां पर मिल रहे थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखिए क्या है, पेज नंबर 16 तीसरा पैराग्राफ। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? तो सेठ ने कहा, इस सेठ ने कहा, धनी, तो वक्ता धनी, एक मिनट, वक्ता धनी सेठ है और जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, वे हैं धन्ना सेठ। कहाँ दिया गया है? पेज नंबर 16 देखिए, महायज्ञ का पुरस्कार देखिए, और इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को उसके पहले वाला पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट है, दिए की ब्लैंक रोशनी में, दिए की जो ये खाली स्थान है, रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें पता चला यह तो किसी चीज का ढक्कन है, ढकना है किसी चीज का। ठीक है, तो कैसी रोशनी थी? तो दिए की चिलचिलाती, सरसराती, बुदबुदाती, चमचमाती, टिमटिमाती। तो सही उत्तर है टिमटिमाती। आपका उत्तर होगा टिमटिमाती। अब है ये तो रिक्त स्थान की पूर्ति हमने कर ली। धनी सेठ जब धन्ना सेठ की हवेली से निकले तब वे कहाँ रुके थे? तो जब वे वहां से निकले तब आप कहाँ देखेंगे? पेज नंबर 17 में देखेंगे, कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर। कहाँ रुके थे? कुंदनपुर की, साथ साथ लिखित अभ्यास कीजिए, कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर, तो वे वहीं रुके थे। आशंका से कौन कांप उठा था? आशंका मतलब होता है जब हमें ऐसा थोड़ा डर लगे, जैसे अभी कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो हमें डर लगता है क्या होगा, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा क्या? जो अच्छी खासी पटरी पर फिर से गाड़ी जो हमारी आ रही है, हमारे देश की गाड़ी, पूरे विश्व की गाड़ी, क्या फिर से पटरी से उतर जाएगी? तो इसे हम कहते हैं एक तरह का डर हमारे मन में। तो कौन डर से कांप उठा था? तो जब वे अपने घर पहुंचे थे, कौन घर पहुंचा था? तो धनी सेठ जब अपने घर पर पहुंचे और जब उनकी पत्नी ने उनकी ऐसी स्थिति देखी, तब वे आशंका से
वे कांप उठी थी। तो धनी सेठ की पत्नी आशंका से कांप उठी थी। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि क्यों कांप उठी थी, तो उन्हें खाली हाथ आया देखकर। तो धनी सेठ की पत्नी कांप उठी थी। क्यों कांप उठी थी? अगर ये प्रश्न हो तो वे खाली हाथ, उन्हें ऐसा लगा कहीं रास्ते में इनके साथ कोई लूटपाट तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। तो ये सब सोच करके वे आशंका से कांप उठी थी। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, सेठ को दलान में किस चीज से ठोकर लगी थी? सेठ को दलान में किस चीज से ठोकर लगी थी? दलान क्या होता है? दलान जो बड़े बड़े घर होते हैं, उसमें बाहर की ओर जो खुला हुआ आंगन होता है, उसे हम कहते हैं दलान। तो दलान में किस चीज की ठोकर लगी थी? ठोकर होता है टक्कर लगना। तो पेज नंबर 17 में थर्ड लास्ट पैराग्राफ, दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की सेठानी को ठोकर लगी थी। तो वहां देखा तो दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया था, और जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा था। कुंदा हम कहते हैं हैंडल को, कुंदा हम कहते हैं हैंडल को, ठीक है। तो और दहलीज क्या होता है? जो हमारे चौखट होती है, दरवाजे की जो चौखट होती है, लकड़ी की बनी हो या मार्बल की बनी हो, उसे हम कहते हैं दहलीज। तो दहलीज के पास वहां उन्होंने देखा कि एक पत्थर ऊंचा हो गया है, और उस पत्थर के बीच में उसे पकड़ करके उठाने के लिए एक क्या है वहां पर? लोहे का कुंदा है, और इसी कुंदे से उन्हें ठोकर लगी थी, सेठानी को। सेठानी ने अपने मस्तक पर क्या लगाया था? तो सेठ के चरणों की रज, सिंदूर लगाया था, तिलक लगाया था, हल्दी लगाई थी, रज लगाई थी उन्होंने। तो चरणों की रज उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया था। कहाँ लिखा है? पेज नंबर 17। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई, उसी में देखिए, सेठ के चरणों की रज अपने मस्तक पर उन्होंने लगाई। अगला प्रश्न, सेठ का कौन सा कार्य महायज्ञ बन गया था? तो विपत्ति में जो कुत्ता था, और उस कुत्ते को उन्होंने संतोष भाव से अपनी चारों रोटियां खिला दी थी, उनका यही कार्य महायज्ञ बन गया था। महायज्ञ बन गया था। दिव्य वाणी को सुनकर सेठ व सेठानी पर क्या प्रभाव पड़ा था? पेज नंबर 18 में आ जाइए। पेज नंबर 18 में लास्ट पैराग्राफ, सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कर्तव्यनिष्ठ हो गए। मैं ऑप्शन दे रही हूं आपको। कर्तव्यनिष्ठ हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, क्रियान्वित हो गए, या अगला जो है कृत्य हो गए। मतलब एकदम हृदय से बहुत ही एकदम गदगद हो जाना, ओह ईश्वर की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। तो सही उत्तर है आपका, इसमें जो सही उत्तर है वो है कृत्य हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिव्यवाणी पाठ के अंतर्गत उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? तो पाठ के अंतर्गत उन दिनों यज्ञों का जो फल होता है, ठीक है, तो यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यज्ञों के फल का क्रय और विक्रय हुआ करता था। तो पाठ के अंतर्गत उन दिनों यही प्रथा प्रचलित थी। धनी सेठ को यज्ञ बेचने की सलाह किसने दी थी? तो यह सलाह धनी सेठ को यज्ञ बेचने की सलाह उनकी पत्नी ने दी थी। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत काम आएगा। ऑल द बेस्ट।